कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 17। अभी तक आपने पढ़ा। देविका जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसे बेटे और बहू मिले हैं, जो परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। बांके बिहारी जी इसी तरह आप दोनों को ऊपर अपना कृपा बनाए रखें। विक्रम आगे आकर देविका और त्रिशा दोनों को सीने से लगा लेता है। क्रिस रूम में आकर, मैया देखिए ना, मुझसे ये कपड़ा पहना नहीं जा रहा है, आप मुझे अच्छे से रेडी कर दीजिए ना। अब आगे। क्रिस की मासूम आवाज़ को सुनकर तीनों दरवाजे की ओर देखते हैं। क्रिस अपना कपड़ा लिए दरवाजे पर खड़ा था। त्रिशा क्रिस को अंदर आने को बोलती है, उसके हाथ से कपड़ा ले लेती है। देविका जी अपने आंसू साफ करते हुए, तुम लोग भी रेडी हो जाओ, मैं चलती हूँ, इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। क्रिस ने देविका जी को आंसू साफ करते हुए देख लिया था, इसलिए त्रिशा से पूछती है कि दादी माँ क्यों रो रही थी। मैया, त्रिशा क्रिस को कपड़ा पहनाते हुए, वो इसलिए रो रही थी कि आज आपकी सीधी बुआ की शादी है ना, शादी के बाद सीधी अपने ससुराल चली जाएगी। क्रिस, हम सीधी बुआ को घर लेकर आएंगे ना मैया, और फूफा जी को भी घर ले आएंगे, फिर दादी माँ नहीं रोएगी। क्रिस की प्यारी बात सुनकर त्रिशा मुस्कुरा कर विक्रम को देखती है। विक्रम भी क्रिस के पास आकर, बेटा शादी के बाद लड़कियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, इसलिए आपके सीधी बुआ को भी ससुराल ही जाना पड़ेगा। क्रिस आंखें अपनी छोटी करके, बुआ चली जाएंगी तो मुझे कौन रेडी करेगा। मैया तो पढ़ाने स्कूल चली जाती है, मैया के आते तक सीधी बुआ मेरे ख्याल रखती थी, वो नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगा। इतना बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। त्रिशा जल्दी से क्रिस को सीने से लगा लेती है। त्रिशा, पहले आप रोना बंद कीजिए। क्रिस, घर पर बहुत सारे लोग हैं, वो सब आपका ख्याल रखेंगे। आपके पास आपकी दाई माँ भी तो है, वो भी आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं। क्रिस सुबकते हुए, फिर भी मुझे सीधी बुआ की याद तो आएगी ना। विक्रम ने अब समझा था कि क्रिस के रोने की वजह। विक्रम, आप ये बताओगे कि आप सीधी बुआ के जाने की वजह से रो रहे हो कि आपका ख्याल कौन रखेगा, ये सोचकर रो रहे हो। त्रिशा, विक्रम जी आप क्या रेस से कैसे बात सवाल कर रहे हैं। विक्रम मुस्कुराते हुए, तुम्हारा लड़का क्यों रो रहा है पता है तुम्हें। त्रिशा नाम में सर हिला देता है। विक्रम, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि क्रिस सीधी को बहुत मिस करेगा इसके जाने के बाद। क्रिस अपनी आंखें को मसलते हुए, हाँ तो मुझे बुआ की याद तो आएगी ना पप्पा। त्रिशा भी अब मुस्कुराने लगी थी क्रिस की बातें सुनकर। त्रिशा क्रिस के माथे पर क्रिस करके, मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है, अपनी सीधी बुआ को मिस करेगा ये सोचकर रो रहा है। आपको सीधी बुआ की याद आएगी तो हम उनके पास वीडियो कॉल पर करके बात कर लेंगे। क्रिस खुश होकर, अरे मैं तो भूल ही गया था कि हम बुआ के पास कॉल करके बात कर सकते हैं। विक्रम, आप रेडी हो गए तो आप जाकर सिद्धार्थ चाचू को बोल को भी जल्दी रेडी हो जाए। क्रिस दौड़कर जाते हुए, ओके पापा मैं बोलता हूँ। त्रिशा चिल्लाकर, क्रिस बेटा आराम से जाइए, कहीं आपको चोट न लग जाए। क्रिस जाते हुए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मैया, मुझे कुछ नहीं होगा। विक्रम, अब तुम भी रेडी हो जाओ। त्रिशा, आपको भी तो रेडी होना है विक्रम जी, इसलिए आप पहले रेडी हो जाइए। विक्रम, हम दोनों एक साथ रेडी हो सकते हैं, इसलिए तुम भी रेडी हो जाओ। कुछ देर बाद सभी रेडी हो सकते हैं। सब एक एक कर सभी हॉल में आते हैं। ब्यूटिशियन आके सीधी को अच्छे से रेडी कर देती है। देविका जी अपनी लाडली को देखती है तो देखती रह जाती है। मरून कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, साथ में मैचिंग हार, झुमके, मेहमान टीका, कमरबंद, हाथों में कंगन। सिद्धि स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। देविका जी सिद्धि की नज़र उतारती है। सिद्धि आकर अपनी मम्मी के गले लग जाती है। देविका जी सिद्धि को प्यार से समझाती है, देविका जी, सिद्धि बेटा ससुराल ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक बार अपने पति से पूछना पड़ेगा। पूरब के माता पिता नहीं है, लेकिन अब तुम पूरब को ही अपना सब कुछ समझोगी, उसके मर्जी के बगैर कुछ भी ऐसा नहीं करोगी जिससे पूरब को अच्छा ना लगे। मुझे पता है पूरब अच्छा लड़का है, मैंने उसे देखा है, उसके पेरेंट्स साथ नहीं है तो क्या हुआ, उसके अंदर संस्कार कुट कुट कर भर
पड़ा है। पूरब तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। सीधी नम आँखों से मुझे साफ माफ़ कर दीजिए मम्मी, अपनी जिद के चलते मैंने आप सभी को बहुत दुख पहुंचाया है ना, उसकी वजह से भगवान ने मुझे दे दिया है। अब मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे मेरे मायके वाले को दुख पहुंचे। त्रिशा भी अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। विक्रम भी रेडी होकर त्रिशा का इंतजार कर रहा था। दोनों कुछ देर बाद नीचे आते हैं। सिद्धार्थ बाहर से घर के अंदर आते हुए, भाई सब तैयारी हो चुकी है जाने की, अब सब हम लोग के निकलने की देरी है। विक्रम त्रिशा को बोलता है कि वह जाकर सिद्धि को लेकर आए। त्रिशा सिद्धि को बुलाने उसके रूम में जाती है। देविका जी और सिद्धि को एक दूसरे के गले लगे देखकर वह भी उनके पास चली जाती है। त्रिशा मुस्कुराते हुए, अरे आप दोनों एक दूसरे के ऐसे गले लग कर रोगी तो हमारी दुल्हन को तो सारी मेकअप खराब हो जाएगी। त्रिशा की आवाज़ सुनकर दोनों अलग होते हैं। त्रिशा आगे आकर सिद्धि के आंसू आंखों से पोंछ साफ करती है। त्रिशा, उनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्हें रोक दो बाहर आने के लिए। सिद्धि त्रिशा के हाथ को पकड़ लेती है। सिद्धि, भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप और भाई कितने परेशान थे। त्रिशा सिद्धि को दोनों गाल पर हाथ रखकर, छोटी बहन मना है मैंने तुम्हें, इसलिए आगे से ध्यान रखना। सिद्धि, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरी बहन तुम्हारी जगह पर होती तो मैं उसके लिए भी ये सब करती। बाहर सब तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, अब चलो। सिद्धि हल्के से मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला देती है। देविका जी अपना दोनों हाथ दोनों के सिर पर फेर लेती है। देविका जी, मेरी दोनों बेटियाँ हमेशा खुश रहे। त्रिशा सिद्धि को सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रही थी। नीचे खड़े विक्रम की नज़र सिद्धि पर गया तो अपनी बहन को दुल्हन के लहंगे में देखकर उसकी आंखें भर आई। सिद्धार्थ, अखिल, दादा, माँ, सबकी आंखें भी नम थी। वहीं बुआ जी सोफे पर बैठे कर मुंह बना रही थी। बुआ जी अपने मन में, यह सब बस एक दिखावा है, पता नहीं किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है, और वो लड़का जिसके साथ सिद्धि की शादी होने वाली है, पता नहीं सिद्धि में क्या दिक्कत इसे शादी करने के लिए राजी हो गया है होगा। हो सकता है विक्रम ने उससे लड़के को ब्लैकमेल किया हो सिद्धि से शादी करने के लिए। इस विक्रम का भी कुछ कह नहीं सकते, ये दिखता तो ऐसे ही है जैसे यह इस घर का करता धरता है। पापा ने जाने से पहले इस घर की सारी जिम्मेदारी विक्रम को सौंप दिया, इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है विक्रम। फिर बुआ अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो सीधी विक्रम के गले लग सुबक रही थी। बुआ जी, ये दोनों भाई बहन दिखा तो ऐसे रहे हैं जैसे दोनों सागी भाई बहन हो और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन इन्होंने नियति को अपने बहन के शादी में क्यों नहीं बुलाया। नियति इस घर की बड़ी बेटी है और उसे ही शादी में नहीं बुलाया। सिंघानिया परिवार की बेटी की शादी में ऐसे मंदिर में गुमचुप तरीके से करने का क्या मतलब है। आखिर इन सब के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझ पूछने पर मुझे कुछ तो बताएंगे नहीं। उसी समय बुआ जी के कानों में दादी माँ की आवाज़ सुनाई दी, दादी माँ अब बस करो रोना धोना, बिटिया को तो ससुराल जाना ही पड़ता है। आज से हमारी सिद्धि हमारे लिए मेहमान हो जाएगी, लेकिन सिद्धि बेटा इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। जब मन करे हम सबसे मिलने का तो पूरब के साथ चलिए आना। इतना बोलकर खुद दादी माँ फक पड़ी। त्रिशा दादी माँ को संभालते हुए, दादी माँ आप हम सबको समझाते समझाते खुद ही रो पड़ी। दादी माँ आंसू साफ करके, क्या करूँ त्रिशा बेटा, आंखों के आंसू को मैं रोक नहीं पाई। कुछ देर बाद सब नॉर्मल होते हैं और आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ के गाड़ी में सिद्धि, क्रिस, देविका जी और अखिल बैठे हुए थे। दूसरी गाड़ी में जिससे ड्राइवर ड्राइव कर रहा था उसमें दादी माँ, बुआ जी और गुलाबो बैठी हुई थी। विक्रम और त्रिशा तीसरे गाड़ी में आने वाले थे। विक्रम ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। त्रिशा जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठने वाली थी कि उसके मोबाइल रिंग होने लगी। त्रिशा अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर चौंक सी गई थी। विक्रम ने त्रिशा को ऐसे चौंकते देखकर पूछता है कि क्या हुआ त्रिशा, किसका कॉल आ रहा है। त्रिशा, आंटी जी का, मेरा मतलब गिनी की मम्मी का। विक्रम, कॉल रिसीव करके देखो, शायद तुमसे कुछ ज़रूर काम होगा। त्रिशा हाँ में सर हिलाकर कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और मोबाइल ज़मीन पर गिर जाते हैं। विक्रम यह देखकर जल्दी से गाड़ी से बाहर आता है। त्रिशा से पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। त्रिशा हंसकलाते हुए मोबाइल की ओर इशारा करती है। विक्रम त्रिशा को पकड़कर मोबाइल को उठाता है और अपने कान में रखता है। दूसरी तरफ से पूरब की आवाज़ सुनाई देती है। पूरब, हेलो मैम, आप सुन रहे हो ना, आपको प्लीज़ यहाँ जल्दी आना पड़ेगा। विक्रम भी हैरान था कॉल पर पूरब की आवाज़ सुनकर। विक्रम, क्या हुआ पूरब, तुम
क्या बोल रहे हो? कॉल पर विक्रम की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए पूरब भी हैरान हो गया था। फिर भी खुद को संभालते हुए बोलता है, पूरब सर, मैं अभी सिटी हॉस्पिटल में हूँ। वो किनी ने इतना बोलकर हकलाने लगा। विक्रम थोड़े कड़क लहजे में, साफ साफ बोलो पूरब, तुम क्या चाहते हो? और तुम्हें तो इस वक्त रेडी होकर मंदिर के लिए निकलना चाहिए था। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? पूरब सर, पहले आप लोग हॉस्पिटल पहुँचिए, मैं फिर आपको सब सच सच बताऊँगा। करीब आधे घंटे बाद विक्रम त्रिशा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। रास्ते भर त्रिशा बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। विक्रम उसे रास्ते भर दिलासा देते हुए आ रहा था। विक्रम और त्रिशा हॉस्पिटल पहुंचते पूरा वार्ड के बाहर इधर उधर चक्कर काट रहा था। विक्रम और त्रिशा को अपने तरफ आते देख एक जगह पर बर्फ की तरफ जम गया। वो सोच रहा था कि दोनों उसके बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। त्रिशा, पूरब से क्या हुआ? पूरब, तुमने आंटी जी के मोबाइल से कॉल क्यों किया था? और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? हॉस्पिटल में गिन्नी क्यों एडमिट है? पूरब हकलाते हुए, सर मैम, वो गिन्नी ने अपने हाथ का नस काट लिया है। त्रिशा ये सुनते ही दोनों कदम पीछे हो जाती है। विक्रम त्रिशा को पकड़कर पूरब को घूरता है। विक्रम, पूरब ये तुम क्या बोल रहे हो? गिनी ऐसा क्यों करेगी? त्रिशा नम आंखों से, गिनी कहाँ है इस वक्त? पूरब, गिनी वार्ड के अंदर है। अभी कुछ देर पहले उसकी सर्जरी हुई है, बेहोश हुआ। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि कुछ देर बाद होश आ जाएगा। त्रिशा, और आंटी कहाँ है? उन्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। पूरब, आंटी ठीक है, मैंने उन्हें रेस्ट रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भेज दिया है। विक्रम, वो सब तो ठीक है, लेकिन गिन्नी ने अपना नस क्यों काटा? क्यों? उसे किसी से डर का खतरा था क्या? पूरब शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पा रहा था। वो कैसे बताए कि गिन्नी उसकी वजह से नस काटी है? गिन्नी पूरब से प्यार करती थी, लेकिन पूरब ने उसके प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। त्रिशा भी अब पूरब से सवाल करती है कि गिन्नी ने ऐसा कदम क्यों उठाया और उससे तुम्हारा क्या लेना देना? पूरब बड़ी मुश्किल से विक्रम और त्रिशा को सारा सच बता देता है। पूरब अपना हाथ एक दीवार पर रखकर, गिन्नी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। प्यार तो मैं भी वो गिन्नी से करता था। फिर भी मुझे सिद्धि के बारे में सर से पता चला तो मैंने अपना कदम गिन्नी की तरफ से रोक लिया और सिद्धि से शादी करना चाहा। पहले तो सिद्धि को मेरा फैसला सही लगा, फिर पता नहीं क्यों अचानक से उसने आज सुबह मेरे पास कॉल किया। फ्लैशबैक, गिन्नी पूरब के पास कॉल करती है। पूरब रेडी हो रहा था मंदिर जाने के लिए। इस वक्त गिन्नी का कॉल आते देख पूरब कॉल रिसीव कर लेता है। पूरब, हाँ गिन्नी बोलो। गिन्नी, पूरब जी, आप मेरे नहीं हो तो क्या हुआ? आप ही मेरे चिता को अग्नि देना। पूरब हाथ में घड़ी पहन रहा था। गिन्नी की ऐसी बातें सुनकर रुक जाता है। पूरब, गिन्नी तुम ऐसे कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो ना? पूरब को दूसरी तरफ से सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। पूरब समझ गया कि गिन्नी रो रही है। गिन्नी, मैं तो होश में हूँ पूरब जी। आज के बाद आपकी मेरी आवाज़ कभी नहीं सुनाई देगी। एक लास्ट बार आप मेरी आवाज़ सुन लेना। और एक बात, आप सिद्धि को पूरी तरह से अपना लेना, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की अपने पति पर ही सबसे ज़्यादा निर्भर रहती है। पति का साथ मिलता है तो उसे लगता है पूरे दुनिया को उसने जीत लिया है। गिन्नी इतना ही बोल पाई थी कि गिन्नी उस वक्त बेहोश हो जाती है। ज़मीन पर धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है तो पूरब के कानों में उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, मेरी बच्ची तुझे क्या हुआ है? वर्तमान में मैं तुरंत उसके घर पहुँच गया तो गिन्नी की हाथ से ब्लड रिलीज रहा था, लेकिन जल्दी से अपना रुमाल निकालकर उसके हाथ में बांध दिया। उसे उठाकर गाड़ी में ले आया। आंटी जी बस रोए जा रही थी। दोनों को कॉल लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। जल्दीबाजी में आने की वजह से मैंने अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया, इसलिए मैंने आंटी जी के कॉल पर त्रिशा मैम के पास कॉल किया। ये सुनकर त्रिशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि गिन्नी पूरब से प्यार करती है। गिन्नी ने उसे तो इस बारे में कुछ बताया नहीं था। विक्रम त्रिशा से, जब तक गिन्नी को होश नहीं आ जाती इस बारे में मैं कुछ भी सोचना बेकार है। त्रिशा, अब तब तो सब मंदिर पहुंच भी गए होंगे, हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। त्रिशा इतना बोल पाई थी कि विक्रम के मोबाइल पर सिद्धार्थ का कॉल आता है। विक्रम अपना मोबाइल को देखते हुए, सिद्धार्थ का कॉल आ रहा है, त्रिशा आप उससे बात कर लीजिए, नहीं तो वो लोग परेशान होते रहेंगे। बोल दीजिए कि हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, ट्रैफिक की वजह से रुके हैं। विक्रम कॉल रिसीव करता है तो सिद्धार्थ की आवाज़ आती है, सिद्धार्थ भाई आप लोग कहाँ हो? अब तक आप लोगों को मंदिर पहुंच जाना चाहिए। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और पूरब भी अभी तक नहीं आया है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। विक्रम तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, वहाँ पर कमरा है, वहाँ बैठकर आराम करो। और हाँ, पूरब भी हम लोगों के साथ है। सिद्धार्थ ठीक है भाई, फिर भी आप लोग जल्दी पहुँचने की कोशिश करना। विक्रम हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। एक नर्स गिन्नी के वार्ड से बाहर आकर, पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। पूरब मैं आंटी जी को लेकर आता हूँ, आप लोग अंदर चलिए। त्रिशा और विक्रम
वार्ड के अंदर चले जाते हैं। गिनी आंख बंद किए बेड पर लेटी हुई थी, उसके हाथ में स्लाइन लगी हुई थी। रूम में किसी की आहट पाकर अपनी आंखें खोल कर देखती है तो त्रिशा और विक्रम उसके पास खड़े हुए थे। गिनी त्रिशा को उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। त्रिशा, तू पहले पूरी तरह से ठीक हो जा, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगी। तू हम सबको छोड़ कर जाने वाली थी, देखना मैं तेरी टांगें तोड़ने वाली हूँ। और इस सब में आंटी भी मुझे कुछ बोल नहीं पाएंगी। ऐसे तो हर वक्त अपनी बकवास बातें बोलकर मुझे परेशान करती रहती है कि फिर आज तुझे क्या हो गया कि तुझे इतनी बड़ी फैसला लेना पड़ा। किसी से हम प्यार कर सकते हैं गिनी, लेकिन उसे पाना या ना पाना हमारे नसीब में लिखा होता है। तुमने पूरब से प्यार किया और सिद्धि का साथ पूरब की किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए तो पूरब तेरे नहीं हो सका। तू इतना समझदार होकर कैसी हरकतें करने चली थी। और तू मुझसे हमेशा कहती फिरती थी कि काश कि तेरे देवर होता तो मैं उससे शादी कर लेती। गिनी मुस्कुराकर कमजोर आवाज में, मैं तो मजाक करती थी त्रिशा, और वैसे भी तेरे तो कोई देवर ही नहीं है ना, तो मैं किससे शादी करती। त्रिशा, अच्छा अगर हुआ तो तू शादी उससे करने के लिए रेडी हो जाएगी कि नहीं? इतनी जल्दी आसमान से थोड़ी ना टपक जाएगा तेरे देवर जी। चल अब चुप कर, मुझे तू बहुत सुना चुकी है और ऊपर से भी बोल रही है कि पहले तुझे पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ। दोनों को रोकते हुए विक्रम बीच में बोलता है, विक्रम गिनी ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने एक बार भी आंटी जी के बारे में नहीं सोचा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो आंटी जी क्या हाल होता, ये तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना। फिर भी तुमने ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा। तुम पूरब से प्यार करती हो ना, तो मैं तुम्हें दोनों की शादी करवाऊंगा। त्रिशा बीच में, विक्रम जी आप ये क्या बोल रहे हैं? सिद्धि पूरी तरह से टूट जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी अब पूरब से नहीं हो रही है, और घर वालों को हम क्या जवाब देंगे? विक्रम, इन सब में मेरी गलती है त्रिशा, ना मैंने पूरब को सिद्धि के बारे में बताता और ना ही पूरब सिद्धि से शादी करने के लिए रेडी होता तो आज तो प्यार करने वाले अलग नहीं होते और ना ही आज गिनी की ये हालत होती। गलती मेरी ही है, मैं ही अपने फैमिली को संभाल पाया। अगर समय रहते मैंने ध्यान दिया होता तो सिद्धि की भी ऐसी हालत नहीं होती। गिनी और त्रिशा को विक्रम की बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। पूरब और गिनी की माँ दरवाजे पर खड़े होकर सबकी बातें सुन रहे थे। गिनी, आपकी कोई गलती नहीं है विक्रम सर, इन सब में मेरी ही गलती है। आप पूरब को ले जाइए यहाँ से, सिद्धि उसका इंतजार कर रही होगी। त्रिशा को अब गिनी के ऊपर गुस्सा आ रहे थे, इसलिए उसने गुस्से से बोली, त्रिशा गिनी अभी तो विक्रम जी को बोलकर पूरब को ले जाने के लिए बोल रही है ताकि सिद्धि और पूरब की शादी हो जाए, फिर बाद में तू कोई दूसरा कदम उठाएगी। इससे तो अच्छा है कि तू यहीं पूरब से शादी कर ले। हम लोग सिद्धि को समझा देंगे, मुझे पूरा यकीन है कि सिद्धि जरूर समझ जाएगी। हाय ये क्या ड्रामा हो रहा है। प्यारे रीडर्स, अब आप लोग ही सजेस्ट कीजिए कि पूरब की शादी किससे होना चाहिए, सिद्धि या गिनी से। वेट रहेगा आपका लोगों के कमेंट का। गिनी, नहीं त्रिशा तुम मुझे गलत समझ रही है। मैं दिल से चाहती हूँ कि पूरब जी सिद्धि से शादी करें। पूरब जो इतने देर से खड़े होकर सबकी बातें सुन रहा था आगे आते हुए बोल पड़ता है। पूरब गुस्से से, शादी है कोई मजाक नहीं त्रिशा, अभी तुम्हारी हालत ठीक भी नहीं है। मैं तुमसे इस लहजे में बात कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज जब मेरी और सिद्धि की शादी हो जाएगी फिर कल तुम अपने पास को आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं तुमसे ही शादी कर लेता हूँ। त्रिशा मैम सही कह रही है। तो गिनी की माँ, गिनी बेटा तेरे अलावा मेरे पास और कोई भी नहीं है, तुम मेरी जाने की वजह हो। तुमको देखकर ही मैं जी रही हूँ, तुमको कुछ हो जाता तो मैं भी जी कर क्या करूँगी। तेरे पास त्रिशा जैसे समझदार बहन जैसी दोस्त है, तू मुझसे कुछ शेयर नहीं करना चाहती तो त्रिशा से ही अपने दिल की बात कह सकती थी ना। जाने दे पूरब को सिद्धि के पास, पूरब सिर्फ और सिर्फ सिद्धि का है। तेरे लिए ज़रूर कोई ऐसा लड़का बना होगा जो सिर्फ और सिर्फ तुझे ही प्यार करेगा। यानी आई एम सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ़ पहुंची है। मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। त्रिशा आगे से ऐसी दोबारा गलती करेगी तो मैं तुझे तेरे गाल पर थप्पड़ लगाऊंगी और ऊपर से तुझसे कभी बात भी नहीं करूँगी। गिनी, मैं तुझे मौका ही नहीं दूँगी ऐसा करने का। त्रिशा गिनी के गाल से लग जाती है। कुछ देर बाद त्रिशा गिनी से अलग होती है तो गिनी सबको देखते हुए बोलती है कि अब तुम लोग जाओ, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। विक्रम, एक शर्त पर हम जाएंगे यहाँ से। विक्रम के ऐसे कहने पर सब विक्रम को देखने लगते हैं। विक्रम, अरे बाबा तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो, पहले मेरे शर्त तो सुन लो। त्रिशा, विक्रम जी अब तो सब ठीक हो गया है तो बीच में आप शर्त क्यों रख रहे हैं? विक्रम,
वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले मेरे शर्त तो सुन लो, उसके बाद में कुछ बोलना। त्रिशा: अच्छा ठीक है, बोलिए आप क्या शर्त है? विक्रम: शर्त यह है कि गिनी को मंदिर जा नहीं पाएगी, इसलिए उसे यहीं से वीडियो कॉल पर शादी अटेंड करना होगा। विक्रम के इस बात पर सब मुस्कुराने लगे। पूरब: प्लीज़ मुझे 5 मिनट के लिए गिनी से अकेले में कुछ बात करनी है। विक्रम: त्रिशा और गिनी की मम्मी वहाँ से बाहर वार्ड के चली जाती है। पूरब गिनी के पास आकर एक टूल की खिसका कर बैठ जाता है। गिनी: क्या हुआ पूरब जी, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैं तो आप सभी से माफ़ी मांग चुकी हूँ। पूरब: माफ़ तो मैं तुम्हें तभी करूँगा जब तुम मुझसे वादा करोगी कि हम आगे भी दोस्त रहेंगे। वादा करो गिनी, मुझसे हमेशा दोस्त रहोगी ना? गिनी: मेरी एक बेवकूफ़ी के चलते इतने अच्छे दोस्त को अभी खो देती। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि हम आगे भी दोस्त बने रहेंगे। हम दोनों के बीच ऐसी कोई भी गलती फैमिली नहीं आएगी जिससे कोई भी हम दोनों की दोस्ती पर उंगली उठा सके। पूरब मुस्कुराकर: देखना, तुम्हारे लिए कोई खास इंतजार कर रहा होगा और एक दिन तुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा। गिनी मुस्कुराकर: शायद आप ठीक कह रहे हैं पूरब जी। पूरब: ये हम दोनों के बीच आप और जी कहाँ से आ गया? तुम मुझे हमेशा तुम और पूरब का कर बुलाओगी, आप या जी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गिनी: ठीक है, मैं कोशिश करूँगी तुम और पूरब का कर बुलाने की। पूरब: ये हुई ना गिनी वाली बात। वैसे तुम्हारे नाम कितनी फ़नी है। क्या स्कूल में तुम्हारे दोस्त तुम्हारे नाम का मजाक नहीं उड़ाते थे? गिनी: जो कोई भी मेरे नाम का मजाक उड़ाता, कुछ देर में उसकी दांत उसके मुंह के बाहर निकल कर उसके हाथ में रहता। पूरब अपनी आंखें बड़ी करके: क्या तुम इतनी खतरनाक थी यार? ऐसे में तो कोई भी तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलने का हिम्मत नहीं रखता होगा। गिनी: हाँ, अगर मेरे बचपन के बारे में जानना है तो आप ना त्रिशा से पूछना, त्रिशा आपको मेरी सारी कहानी बता देगी। पूरब: आपकी जगह तुम बोलती हो तो मैं ज़रूर पूछ लेता। गिनी मासूम शक्ल बनाकर: सॉरी, आगे से ख्याल रखूँगी। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को जानना चाहिए, मंदिर में सभी लोग तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे होंगे। पूरब: ठीक है, चलते हैं, लेकिन विक्रम सर ने जो कहा है उसे तुम फॉलो करेगी ना? गिनी हंसते हुए: हाँ, वरना मुझे त्रिशा से कौन बचाएगा? वो मुझे वीडियो कॉल पर नहीं दिखेगी तो कहीं मोबाइल में घुसकर मुझे मारने न लग जाए। कुछ देर बाद विक्रम, त्रिशा और पूरब एक साथ मंदिर के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले एक बार फिर त्रिशा ने गिनी को समझा कर गई थी। गिनी भी अच्छे बच्चे की तरह समझ गई थी। इधर सब मंदिर में लोग पहुँच कर परेशान हो रहे थे। विक्रम और त्रिशा और पूरब अभी तक मंदिर क्यों नहीं पहुँचे? वहीं बुआ जी को तो बहाना मिल गया था त्रिशा और विक्रम को नीचा दिखाने के लिए। बुआ जी, मुझे तो पहले से पता था कि एक दिखावा है और छलावा है। विक्रम सिद्धि को अपना बहन समझता है ही नहीं है, वरना इतनी देर से मंदिर नहीं पहुँचता। कहीं रास्ते में रुक कर कोई बहाना ना बना रहा हो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। सिद्धार्थ तो बुआ जी की उतर पोतांग बातें सुनकर पक गया था। जब से सब मंदिर पहुंचे थे तब से बुआ जी कुछ न कुछ बोले जा रही थी विक्रम और त्रिशा के खिलाफ। वो तो देविका जी सिद्धार्थ को कुछ भी बोलने से रोक देती है, वरना बुआ जी को आज सिद्धार्थ से कोई बचा नहीं सकता। दादी माँ से भी जब रहा नहीं गया तो वो भी अब बुआ जी को बोलने लगी। दादी माँ, विक्की और त्रिशा अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना जानते हैं। जरूर किसी कारणवश उन लोगों को आने में देरी हो रही है। बुआ जी मुँह बनाते हुए: माँ, आप भी ना मुझे ही गलत समझ रही हैं। और देखिए ना, होने वाला दूल्हा भी अभी तक नहीं पहुंचा है, उसके तरफ से आने वाले रिश्तेदार भी नहीं आए हैं। ये हो क्या रहा है? मुझे तो सब एक बकवास लग रहा है। बुआ जी बोल ही रही थी कि एक गाड़ी आकर मंदिर के सामने रुकती है। गाड़ी से एक औरत अपने गोदी में 1 साल की बच्ची लिए बाहर निकलती है। दूसरी तरफ से एक लड़का बाहर निकलता है। सिद्धार्थ बुआ जी से: देखो बुआ जी, आपको होने वाले दूल्हे की तरफ से रिश्तेदार वाले हैं कि आपने की फिक्र थी ना। देखो वो लोग आ गए, अब आप आगे आकर उन लोगों का स्वागत कीजिए। बुआ जी आपकी आंखें बड़ी करके: तू मुझे मेहमानों का स्वागत करने के लिए बोल रहा है? तो दुल्हन का भाई है तो तुझे ही उन सब का स्वागत करना चाहिए। सिद्धार्थ आगे आते हुए मुस्कुराकर: मैं तो उनका स्वागत करूंगा ही बुआ जी, मैं तो आपके बोलने के हिसाब से आपको बोल रहा था। इतना बोलकर सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और उन तीनों का स्वागत करते हुए मंदिर के अंदर लेकर आ गया। ऋषिका दादी माँ देविका जी और बुआ जी के पैर छू लेती है। दादी माँ ऋषिका का संस्कार देखकर बहुत खुश थी। वहीं देविका जी को भी ऋषिका बहुत प्यारी लगी। ऋषिका मुस्कुराते हुए: मैं पूरब की बहन हूँ ऋषिका, और ये मेरी बेटी, ये मेरे हस्बैंड है रवि। रवि भी उन सभी को नमस्ते बोलता है। सिद्धि भी क्रिस के
लेकर वहाँ पहुँच जाती है। क्रिस ने जब ऋषिका के हाथ में प्यारी सी डॉल जैसी लड़की को देखा तो झट से उसके पास चला गया। वहीं सिद्धि भी ऋषिका को देखकर नमस्ते कहती है। पूरब ने एक दिन दोनों को वीडियो कॉल पर बात कर चुका था, इसलिए दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। सिद्धि ऋषिका दी प्लीज़ चली बैठिए ना, भाई और भाभी आ ही रहे होंगे। ऋषिका और रवि आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। बुआ जी को एक बार फिर मौका मिल गया था बोलने का। बुआ जी अभी तक दूल्हा भी तो नहीं आया है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, कहीं शादी का सही मुहूर्त ना निकल जाए। मुहूर्त निकलने के बाद शादी होती है तो पति पत्नी के बीच कलेश उत्पन्न होता है, मगर आजकल के बच्चों को कौन ही समझाएगा कि रहेगा तो अपने मन के ही। फिर कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए सोचेंगे। यही तो चल रहा है इस कलयुग के ज़माने में। दादी माँ ससी, तुम कुछ देर तक शांत नहीं रह सकती हो? इतना लेट तो चलता ही है और अभी भी मुहूर्त में आधा घंटा है। मैंने कुछ देर पहले ही पंडित जी से बात कर लिया था। तभी उसी वक्त सबके कानों में गाड़ी के हॉर्न के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। सिद्धार्थ, जरूर भाई की गाड़ी है, मैं अभी देख कर आता हूँ। विक्रम, त्रिशा और पूरब तीनों एक साथ गाड़ी से बाहर आते हैं। सिद्धार्थ उनके पास चला जाता है। सिद्धार्थ, थैंक गॉड कि आप तीनों समय पर पहुंच गए, वरना पता है बुआ जी के बातों और तानों को सुनकर आज मेरा पेट तो ज़रूर भर जाता। यार, किसी को भी बांके बिहारी जी इतना खतरनाक बुआ न दे। विक्रम, क्या उन्होंने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया क्या? सिद्धार्थ, भैया क्या ही बताऊं मैं आज उनके बारे में, मेरा फ़ोन कान में दर्द होने लगा है उनकी प्यारी और मीठी बातें सुनकर। पता नहीं दादी माँ क्या खाकर बुआ जी को पैदा किए हैं, ज़रूर उन्होंने उस दिन करेले का जूस पिया होगा, इसलिए बुआ जी इतनी कड़वी बोलती हैं। त्रिशा सिद्धार्थ के आगे और कुछ भी बोलने से रोकती है। त्रिशा, सिद्धार्थ, बुआ जी हम लोगों से बड़ी हैं, उनके बारे में आपको ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। सिद्धार्थ त्रिशा के सामने अपना दोनों हाथ को जोड़ लेता है। सिद्धार्थ मजाक करते हुए, धन्य हो माते सीता, आपको तो किसी के ऊपर बुराई दिखती ही नहीं है, सब आपके सामने बराबर है। सिद्धार्थ के ऐसे बोलने पर विक्रम और पूरब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वहीं त्रिशा सिद्धार्थ को घूर रही थी। सिद्धार्थ त्रिशा से, माते आप मंदिर के अंदर चलने की कष्ट करेंगे, वरना आपके बुआ सा अंदर बैठे लोगों को कुछ ना कुछ बोलकर दिमाग ना खराब कर दे, इससे पहले आपको वहां कदम रखकर अनर्थ होने से बचा ले। त्रिशा मुंह बनाते हुए मंदिर के अंदर चली जाती है। वहीं तीनों एक साथ हंसने लगे। सभी लोग त्रिशा और विक्रम के साथ पूरब को देखकर सब खुश हो जाते हैं। सिद्धि की नज़र पूरब और की नज़र सिद्धि पर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। पूरब आंखों के इशारे से सिद्धि की तारीफ कर देता है। सिद्धि भी पूरब को थैंक यू बोलती है। दादी माँ विक्रम और त्रिशा से, तुम दोनों को आने में इतना देर क्यों हो गया, सब ठीक तो है ना? विक्रम मुस्कुराकर, सब ठीक है था दादी माँ, हम लोग तो बस पूरब का इंतज़ार कर रहे थे, उसका गाड़ी एन वक्त पर पंचर हो गया था, इसलिए आने में देरी हो गई है ना पूरब, मैं सच बोल रहा हूँ ना? बुआ जी अपने नाक से कुछ सूंघने की कोशिश कर रही थी। बुआ जी, लेकिन मुझे ऐसा स्मेल क्यों आ रहा है जैसे किसी ने हॉस्पिटल से सीधा मंदिर पहुंचा हो। मुझसे हॉस्पिटल की स्मेल सही नहीं जाती है, उल्टी होने लगती है। बुआ जी के ऐसे कहने पर विक्रम त्रिशा पूरब एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम अपने मन में, ये बुआ जी के नाक भी ना कुत्ते की नाक की तरह है, जिसे तरह से कुत्ता सूंघते हुए पहुंच जाते हैं, ठीक वैसे ही। त्रिशा बुआ जी के बात का जवाब देते हुए, क्या बुआ जी, यहाँ पर तो परफ्यूम की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, आपको कहाँ से हॉस्पिटल की स्मेल आ गई? आप भी ना क्या क्या अंदाज़ा लगाते लेती हैं। दादी माँ, अब बहुत हो गया बातें करना, अब सीधा मंडप पर चलते हैं, मुहूर्त का भी टाइम हो रहा है। सभी मंदिर में बने मंडप में चले जाते हैं। शादी की सारी तैयारियां पंडित जी कर चुके थे। पंडित जी एक दूसरे को जयमाला पहनाने को बोलते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाकर पूजा कराते हैं। देखते ही देखते गठबंधन भी हो जाती है और 7 फेरे भी हो जाते हैं। पंडित जी फिर दूल्हे को दुल्हन के मांग भरने को बोलते हैं। पूरब और सिद्धि की शादी होते देख गिनी मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने गिनी के पास वीडियो कॉल करके अपने ड्राइवर को मोबाइल पकड़ा दिया था। ड्राइवर शादी का हर रस्म को मोबाइल पर कैप्चर कर रहा था। पूरब एक नज़र ड्राइवर के हाथ में पकड़ा
मोबाइल को देखता है जिसमें गिनी मुस्कुरा रही थी और उसी वक्त सिद्धि के मांग भर देता है और मंगलसूत्र पहना देता है। गिनी धीरे से पूरब को कांग्रेचुलेसन बोलती है। पूरब भी इशारे से थैंक यू बोलता है। पंडित जी दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने को बोलते हैं। पूरब और सिद्धि दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं विक्रम सिद्धि और पूरब को गले से लगा लेता है। विक्रम से दूर होकर सिद्धि त्रिशा के गले लग जाती है। त्रिशा मुस्कुराकर कांग्रेचुलेसन सिद्धि। सिद्धि थैंक यू भाभी। त्रिशा अपना और पूरब का अच्छे से ख्याल रखना। सिद्धि हाँ में सिर हिला देती है। वहीं त्रिशा पूरब को भी सिद्धि का अच्छे से ख्याल रखना बोलती है। कुछ देर बाद विदाई भी अच्छे से हो जाती है। सिद्धि अपने घर वालों से दूर होते हुए बहुत उदास थी और रोए जा रही थी। ऋषिका सिद्धि को संभाल रही थी। पूरब सिद्धि को विदा कराकर अपने घर ले आता है। ऋषिका और रवि दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। घर अंदर आकर कुछ रस्म करते हैं। फिर ऋषिका सिद्धि को आराम करने के लिए रूम में लेकर आती है। ऋषिका भाभी आप कुछ देर आराम कर लीजिए। सिद्धि हाँ में सर हिला देती है। दूसरी तरफ सिंघानिया विला में बुआ जी आज मंदिर से जब से वापस आई थी कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। सब उनका इस व्यवहार से भली भांति परिचित थे। बुआ जी हॉल में के सोफे पर बैठकर आज पापा जी जिंदा होते तो अपनी पोती की शादी इस तरीके से मंदिर में नहीं करवाते हैं, बल्कि पूरे जयपुर को इनवाइट करके सिद्धि की शादी अच्छे से करवाते। पापा जी के इस दुनिया से जाने के बाद पता इस घर में किसी का वैल्यू ही नहीं रहा है। विक्की ने खुद की शादी मंदिर में कर लिया, ये उनकी मर्जी है, लेकिन सिद्धि की शादी तो अच्छे से पूरे समाज के सामने करवा देता। सिद्धि अर्थ को आज पूरा दिन बुआ जी पर गुस्सा आ रहा था और वो बुआ जी के बात को सहन नहीं कर सका और बोल दिया, सिद्धार्थ बुआ जी आप गलत सोच रही हैं और गलत बोल भी रही हैं। हम लोग सिद्धि की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन पूरब ने ही मना कर दिया। उसे तो बस सादगी से शादी करने थी, सिंपल तरीके से मंदिर में। बुआ जी भड़कते हुए, मुझे मत सिखा छोड़े, मुझे सब पता है तुम लोगों के बहाने। दादी माँ भी आज बुआ की बातों को सुनकर तंग आ गई थी। ऊपर से घर पर आकर और कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। दादी माँ शशि तू क्यों खुद के घर की इज्जत को उछालने में लगी है? विक्रम भी सिद्धि की शादी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन शादी करने वाले लोग ही मना कर दिया, तो इसमें विक्की की क्या गलती है? अभी तो सिद्धार्थ और नियति की भी शादी होने वाली है। अब की बार दोनों भाई बहन की शादी होगी तो जयपुर देखता रह जाएगा। बुआ जी माँ आप तो मुझे गलत समझने लगी। मैं क्यों भला अपने घर की इज्जत उछालूंगी? मुझे आज पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई। विक्रम जो और बुआ जी के ताने और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए गुस्से में अपने रूम में चला गया। त्रिशा उसे बस जाते दिख रही थी। एक तो सिद्धि की विदाई हुई थी, ऊपर से बुआ जी जब से आई थी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोले जा रही थी। त्रिशा चाहकर भी ना कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने क्रिस को खाना खिलाया और उसे उसके रूम में सुला दिया। खाना का प्लेट लेकर रूम में जाती है। विक्रम सोफे पर बैठा अपने दादाजी के तस्वीर को देख रहा था और उनसे बात किए जा रहा था। विक्रम नम आंखों से दादाजी मैं सब कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो रही जा रही है, इसलिए तो बुआ जी मुझसे हर वक्त ऐसी बातें करती रहती हैं। आपको मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहिए था ना दादाजी। त्रिशा खाने के प्लेट को टेबल पर रख देती है और विक्रम के बगल में बैठ जाती है। त्रिशा विक्रम के हाथ में अपना हाथ रखकर, विक्रम जी आपने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला हुआ है। आप बुआ जी की बातों को सुनकर ऐसा बोल रहे हैं ना, एक उनके कहने से क्या हो जाता है, बाकी घर वाले तो आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपको अपना मानते हैं भी है। बुआ जी इस घर में कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर तो अपने घर चले जाएंगी। आप कहने दीजिए उनको जो भी कुछ बोलना है। विक्रम दिल में बहुत दर्द होता है त्रिशा जब कोई बुराई करता है तो, खासकर अपने। त्रिशा विक्रम के गाल पर हाथ रखकर, जब तक मैं और हमारे घर वाले आपके साथ हैं आपको कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम जी चलिए फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा लीजिए। विक्रम क्रिस ने खाना खाया और बाकी घर वाले भी। त्रिशा मैंने सबको खाना खिला दिया है, सिद्धि के जाने के गम में कोई खाना नहीं खा रहा थे, मैंने सबको समझाकर खिलाया है। क्रिस भी अब सो गया है खाना खाकर। विक्रम त्रिशा को बाहों में भर लेता है। तुमने पूरे घर वालों को एक धागे में पिरो कर रखा है त्रिशा,
तुम्हारे रहते मुझे किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तृषा विक्रम से थोड़ी दूर होकर आपने को मुझ पर इतना विश्वास है तो आप मेरी बात मान लीजिए ना। आप फ्रेश होकर आइए और खाना खा लीजिए। विक्रम, मैंने तुम्हारी बातों को कभी नहीं थोड़ी ना कहा है जो आज कहूँगा। मैं अभी गया और फ्रेश होकर आया। तृषा विक्रम को देख कर मुस्कुरा देती है तो विक्रम तृषा के माथे पर अपना होठ रख देता है और फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। तृषा सिद्धि के पास कॉल करके उसकी खबर लेती है। सिद्धि पूरा बहुत अच्छा लड़का है भाभी, और ऋषिका दी भी बहुत अच्छी है, मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तृषा, ये तो अच्छी बात है सिद्धि, फिर भी तुम अपना और पूरब दोनों का ख्याल रखना। चल अब तुम भी आराम करो, सुबह में बात करते हैं। सिद्धि, ठीक है भाभी बोलकर कॉल कट कर देती है। विक्रम वॉशरूम से बाहर आता है। तुम सिद्धि से बात कर रही थी, कैसी है सिद्धि, ठीक तो है ना वहाँ? तृषा, सिद्धि बिल्कुल ठीक है, और वो बोल रही थी कि पूरब और ऋषिका भी बहुत अच्छे हैं, उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। विक्रम आकर तृषा के बगल में बैठ जाता है। तृषा विक्रम के सामने खाने का प्लेट रख देती है। विक्रम, तुमने भी खाना नहीं खाया होगा, मुझे पता है। तृषा, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। विक्रम, मुझसे अकेला नहीं खाया जाएगा, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। विक्रम की जीत करने पर तृषा ज़्यादा मना नहीं कर पाती और दोनों खाना खाते हैं। दूसरी तरफ ऋषिका और रवि पूरे के घर से चले गए थे। अब घर पर पूरब और सिद्धि ही थे। ऋषिका अपना बहन का फर्ज पूरा करके चली गई थी। पूरब के रूम को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और दोनों को ऑल द बेस्ट भी बोल दिया था। रूम में इस वक्त सिद्धि बेड पर बैठी हुई थी। पूरब रूम में आता है और सिद्धि के पास बेड पर बैठ जाता है। सिद्धि की पलकें झुकाई हुई बैठी थी। पूरब, मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है सिद्धि, तुम्हें यहाँ घुटन सा महसूस हो रहा होगा ना। तुम्हें आदत है नहीं है इतनी छोटी सी फ्लैट में रहने की। बस कुछ ही दिन में एडजस्ट कर लो, फिर एक बड़ा घर खरीद लेंगे। सिद्धि अपनी नज़रें उठाकर पूरब को देखती है। सिद्धि, मुझे यह घर बहुत पसंद है पूरब जी, हम हमेशा इसी घर में रहेंगे। पूरब, तुम मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोल रही हो ना सिद्धि? सिद्धि, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ पूरब जी, मुझे ये घर बहुत पसंद अच्छा लगा, मैं इस घर को प्यार से सजाऊंगी। पूरब, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे। फिलहाल अभी तुम रेस्ट करो, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। सिद्धि, आप सोफे पर क्यों सोएंगे पूरब जी, इतना बड़ा बेड तो है, आप बेड पर ही सो जाइए। पूरब, नहीं, मैं सो लूँगा सोफे पर, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से सो जाओ। बेड पर कहीं नींद में मेरा हाथ या पैर तुम्हें लग ना जाए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से हमारे बच्चे को चोट लगे। सिद्धि को अच्छा लगा जब पूरब ने हमारा बच्चा कहा तो। सिद्धि, अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। पूरब खुश होकर, क्या मैं हमारे बच्चे को छूकर फील कर सकता हूँ? सिद्धि, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी आपको कुछ भी हलचल महसूस नहीं होगा, 5 महीने के बाद बेबी फील कर सकते हैं। पूरब, कोई बात नहीं, बस थोड़ा समय के लिए महसूस करूँगा। सिद्धि पूरब के हाथ को अपने पेट पर पकड़ कर रख देती है, जिससे पूरब अपना आंखें बंद करके महसूस कर रहा था। वहीं सिद्धि को कुछ तो हो रहा था पूरब के उसे ऐसे छूने से। करीब 10 मिनट बाद पूरब अपना हाथ हटा लेता है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूला। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।